मैं उनका तारुफ करा देती हूँ आपसे। पहले हनीफ अब्बासी साहब सीनियर रहनुमा हैं PMLN के, और उनसे बातचीत करेंगे। एक बड़ा वोट बैंक रखते हैं और अपनी ज़ात में खुद इंतकाम की जब सियासत चल रही थी, अब आई डोंट नो, आई होप कि ख़त्म हो गई होगी, मुझे नहीं पता, हनीफ अब्बासी बेहतर बता सकेंगे, लेकिन जब इंतकाम की सियासत का एक बाप चल रहा था इस मुल्क में, इसको हटाओ इसको लगाओ के दौर में, तो बहुत सारे केसेस बनाए गए, जिनमें से एक केस हनीफ अब्बासी साहब पे भी बनाया गया और वो उसका लिया दिया तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी अरसा आप जेल में रहे। हनीफ अब्बासी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू कैसी शुक्रिया आपका भी। कैसी तबीयत है हनीफ? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ माशाल्लाह। चले, बहुत शुक्रिया। हम पुराने साथी हैं ना आप मेरे NDU के, तो इसलिए आपको देख के आज बड़ा अच्छा लगा कि इतने अरसे बाद। 2004 की बात है। सोचें जरा, 2004 से मैं सहाफत और आप सियासत कर रहे हैं, और उस सियासत के अंदर आपने इतने उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन एक बात बहुत आपकी हवाले से खुशाइन बात यह है कि आपकी पार्टी पे कितना ही बुरा वक्त क्यों ना आए, जो कि बहुत आया पिछले सालों में तो, लेकिन आपने पार्टी तब्दील नहीं की। अब मुझे ये बताइएगा हनीफ अब्बासी साहब, आज एक बार फिर वजीर आजम ने, जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, वो ये कह रहे हैं कि जी हमारी तो किसी के साथ वो नहीं है, हम किसी के साथ किसी की तरफ झुकाव नहीं है, किसी पार्टी की तरफ झुकाव नहीं है, और दोबारा रीअश्योर करा रहे हैं कि जी टाइम पे होंगे, बिल्कुल सही होंगे, इंतखाबात बिल्कुल मतलब उनमें कोई शक व शुबा नहीं होगा। लेकिन बहुत सारी पार्टीज तो चीखों पुकार कर रही हैं, कह रही हैं जी ये तो लाडला 2 की गेम चल रही है और उसके साथ साथ लेवल प्लेइंग फील्ड तो है ही नहीं, और एक पार्टी कह रही है लेवल प्लेइंग तो जोड़े, फील्ड ही नहीं है हमारे पास। सबसे पहली बात तो यह कि 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इलेक्शन के बगैर मुल्क चला नहीं करते, और ये मुल्क तो चल ही नहीं सकता। और अब बहुत कुछ हो चुका है, बहुत सारा पानी जो है पुलों के नीचे से गुजर चुका है, इलेक्शन होने हैं। अब लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में मैं कोई तशरीह मुझे मिले या नहीं, PTI अगर कहे तो PTI के उम्मीदवार मौजूद है ना, जैसे अभी 2018 में क्या नहीं हुआ हमारे लोगों के साथ, लेकिन क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इलेक्शन से बाहर हो गई थी कितनी कोशिशों के बावजूद? लेकिन लोग नवाज शरीफ जेल चले गए, मैं चला गया, मरियम नवाज साहबा चली गई, लेकिन बाकी जितने लोग बाहर थे वो सारे इंटेक्ट थे, उन पे भी मुकदमात थे, कईयों से टिकटें वापस करवा ली गई, सारा कुछ हुआ। यहाँ पे ये हुआ कि शाखे नाजुक पे आशियाना बनाया गया, वो इस तरह खजा के पत्तों की तरह लोग पार्टी को छोड़ के चले गए। शायद 75 साल पाकिस्तान की तारीख में पार्टियां बनती और टूटती रही हैं, लेकिन इतनी तेजी से किसी को जाते हुए नहीं देखा गया। अब रह गया लेवल प्लेइंग, बिल्कुल लेवल प्लेइंग होनी चाहिए। मैं अपने पॉलिटिकल अपोनेंट को भी कहता हूं कि उसको भी मैदान में रहना चाहिए, और ताकि वो मैदान में हो और हम इलेक्शन लड़ें। मुझे उस वाला रवैया नहीं अपनाना चाहिए कि हनीफ अब्बासी जेल जाएगा तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा, मेरा रवैया ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आप 9 मई को ना भूलिएगा, अगर आप 9 मई को भूल के बात करेंगी तो फिर शायद पाकिस्तान की तकदीर में यही लिखा जाएगा कि जत्थे उठेंगे, मुसल्ला होंगे, और जिस जगह के ऊपर चाहेंगे चढ़ दौड़ेंगे, और जो फैसले होंगे वो करवा लेंगे। 9 मई के मास्टरमाइंड, 9 मई के जो मौजूद थे कोर कमांडर हाउस को जलाने में, जहाज को जलाने में, मुजस्मों को तोड़ने में शोहदा के, या GH के ऊपर हमलावर होने में, या हमजा कैंप के ऊपर हमलावर होने में, उन रेडियो पाकिस्तान कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। जी मैंने कहा रेडियो पाकिस्तान, ठीक है जी, रेडियो पाकिस्तान, इवन लिबर्टी मार्केट, अस्करी प्लाजा, जो सिविल तनसीबात थी या फौजी तनसीबात थी, उन सब को जिन लोगों ने जलाया है, गिराया है, उनके खिलाफ किसी सूरत जरा सी भी राई बराबर भी, वो औरत हो, बच्चा हो, मर्द हो, रियायत नहीं होनी चाहिए। बेगुनाह को पकड़ना नहीं चाहिए, किसी बेगुनाह को जेल में नहीं रखना चाहिए, किसी बेगुनाह के घर में छापा नहीं मारना चाहिए। मैं इस मामले में तो साथ हूं। हाँ, ये वो लोग थे जिन्हें 1.5 साल तक उनकी आबियारी की गई 9 मई के लिए। 9 मई एक दिन में नहीं हो गया। 9 मई के लिए 1.5 साल नौजवान नस्ल को बताया गया कि आपका दुश्मन कौन है। कोई सियासी पार्टी नहीं बताई गई, बल्कि एक इंस्टीट्यूशन की तरफ इशारा किया जाता था। मुख्तलिफ नाम रखे हुए थे, कभी कहा जाता था मीर जाफर और मीर सादक कहा जाता था, कभी डर्टी हैरी कहा जाता था, कभी और बहुत सारे अल्फाज जो हैं
वो अदा किए जाते थे, वहां तो पॉलिटिकल पार्टी को निशाना ही नहीं बनाया जा रहा था। जब ये एक छोटा सा वाकया हुआ गिरफ्तारी वाला, उसके ऊपर इतना बड़ा रद्द अमल। गिरफ्तारियां तो हमारी भी हुई थी, बेटी को बाप के सामने भी गिरफ्तार किया, बिल्कुल मुझे गिरफ्तार किया, 25 साल कैद देके भेजा। तो क्या हमने वहां पे कुछ जलाओ घेराव किया था? इतने लोग मुश्तइल थे। उनको लीडर जो होता है वो उनको समझाता है, उनको बताता है, क्योंकि ये पाकिस्तान होगा, हम सियासत भी करेंगे, एमएनए भी बनेंगे, वजीर आला भी बनेंगे, वजीर आजम भी बनेंगे। अच्छा, तो हनीफ अब्बासी साहब क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ये बिल्कुल मैं जिसका ख्वाब, ये आखिरी फिक्रा, जी आखिरी फिक्रा, जिसका ख्वाब दुश्मन ने 75 साल में देखा था, उस ख्वाब को पीटीआई ने मुकम्मल किया। ये ठीक है। देखिए, 9 मई का तो एक ऐसा वाकया है, और उससे पहले जो एक पूरी जहन साजी की गई, जिस तरह के पूरी कौम को, मैं तो ये समझूंगी कि घरों को डिवाइड किया गया और एक तकसीम का एक सिलसिला था। बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे और चाहते थे कि एक थर्ड पार्टी ऑप्शन हो, और जो ट्रू पॉलिटिकल पार्टीज या ट्रू पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, वो मेरा नहीं ख्याल कि कंपटीशन से इंसान को डरना या घबराना चाहिए। जितना मुल्क में कंपटीशन होगा, उतनी पॉलिटिकल पार्टीज की परफॉर्मेंस बेहतर होगी, क्योंकि उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस होगा। तो जो नए पाकिस्तान हो रही थी या बेहतर पाकिस्तान की बात हो रही थी, वो इस तर्ज में हो रही थी, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन इस तर्ज में नहीं हुई गई। हनीफ अब्बासी साहब, फिर मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो फैसले आए, उस पर फिर पीएमएलएन का क्या मौक़िफ़ है? आप तो सीनियर क़यादत में आपका शुमार होता है, और पार्लियामेंट ने भी एग्री किया, फिर बिल जी। देखिए, मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर अगर अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तो मेरी पार्टी का क्या डिसीजन होगा? जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा वही होगा। आपकी सोच क्या है इस हवाले से? लोअर कोर्ट की वो सजाएं नहीं, सोच मेरी नहीं, मेरी सोच तो वही है ना जो आइन और कानून पाकिस्तान का कहता है। ठीक है। अगर आइन की तशरीह, कानून की तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है, तो दोबारा रिव्यू में कुछ जा रहा है और रिव्यू की सूरत में फिर सुप्रीम कोर्ट को फैसला दे देती है, तो मैं तो उसी को मानूंगा ना। देखिए ना, हम तो वो लोग हैं जिन्होंने ट्रायल कोर्ट्स के झूठे केसेस को माना है। जैसे अभी देखे ना, मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, ना मेट्रो की करप्शन निकली, ना अपना जो आपने यूनिट लगाए थे ये बिजली के, उनकी कोई करप्शन निकली, ना मोटरवेज की कोई करप्शन निकली। तो आप क्या किया, आप एक अदालत ने फैसला क्या दिया अकामे के ऊपर, शुरू पनामे से किया, अकामे पे आपने एक वजीर आजम को निकाल दिया, उस फैसले को भी कबूल कर लिया। मुझे 25 साल कैद ट्रायल कोर्ट ने दे दी, मैंने कबूल कर ली। मुझे हाई कोर्ट ने एक्विटल दे दिया, मुझे बरी कर दिया। तो आप देखें ना, इस मुल्क में आइन और कानून जिस सूरत में भी मौजूद है वो है ना। बिल्कुल अब है। जो वो फैसले करेंगे उस फैसलों के मुताबिक हम मिन्नवान उसको तस्लीम करेंगे। अच्छा, आने वाले इलेक्शंस में क्या सिनेरियो देख रहे हैं? मतलब है कहा यह जा रहा है, बड़ा अच्छा सिनेरियो मैं देख रहा हूँ। अच्छा। और मैं तो काफी दिनों से उस सिनेरियो का जिक्र कर रहा हूँ, शायद आपको भी अट्रैक्ट कर जाए। बताएं। वो ये है कि देखें, इस वक्त की जो ग्राउंड की सूरत हाल है, लोगों के अंदर मियां नवाज शरीफ के आने के बाद एक बहुत उम्मीद की किरण पैदा हुई है कि पाकिस्तान चलना शुरू हो जाएगा, इसकी तरक्की उसी तरह शुरू हो जाएगी जैसे 2013 के बाद इक़्तिदार संभालने के बाद नवाज शरीफ साहब ने इस मुल्क से अंधेरों को गायब किया था। इस मुल्क के अंदर सी पैक की सूरत में $62 बिलियन लेके आ रहे थे, और इस मुल्क के अंदर मोटरवेज के जाल बिछा दिए, नए हॉस्पिटल्स बन गए, पंजाब तरक्की करता करता कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और इस मुल्क के अंदर सिर्फ ये नहीं हुआ, बल्कि चाइना, रशिया, मिडल ईस्ट, अमेरिका, यूरोप सब पाकिस्तान के साथ खड़े थे। उस वक्त तन्हाई में नहीं था पाकिस्तान। तो अब उम्मीद की किरण इस वक्त कारोबारी लोगों में भी, मुलाजमत पेशा लोगों में भी। आप यकीन माने, मैं खुद इस बात को तस्लीम करता हूँ कि महंगाई का आलम जो आज है वो पाकिस्तान की 75 साल तारीख में नहीं था। आप इलेक्ट्रिसिटी ले लें, आप गैस के बिल ले लें, आप ज़रूरियात ज़िंदगी ले लें, किसी चीज़ में आम आदमी को कहीं का नहीं छोड़ा, दीवार के साथ लगा दिया है। लेकिन एक शख्स है, जो शख्स पहले भी 3 मरतबा, आप 2013-17 की जब हम बात करते हैं ना, तो लोग कहते हैं नहीं, हाँ भी, मैं कहता हूँ कि उस वक्त मसला क्या था? क्या मुल्क में धमाके हो रहे थे, लाकानूनियत थी, महंगाई थी, डॉलर महंगा था? हनीफ अब्बासी साहब, मैं बताती हूँ ना, मैं आपसे यही सवाल करना चाहती हूँ। देखिए, सवाल बड़ा सख्त है, सख्त इन द सेंस के कोई खराबी का सख्त नहीं है, लेकिन मुल्क के लिए अगर बेहतर रास्ते पैदा करने हैं तो इस सवाल को वंस एंड फॉर ऑल कन्फ्रंट करना होगा। और सवाल यह है कि वो एक पेज
जो पहले एक पेज होता है और फिर 1.5, 2, 2.5 साल के अंदर वो पेज फट जाता है। और अमूमन मैंने ये देखा है कि आपकी हुकूमत के अंदर पेज जल्दी फटता है। ये जो पेज का फटना है ना, यही सबसे बड़ी फसाद की जड़ है, जिससे कि पूरी पटरी की पटरी उखड़ जाती है और मुल्क फिर वो पुरानी 10-20 साल पहले तक चला जाता है। हम आंगी, बैलेंस और बर्दाश्त, इन तीनों पर चलना होगा सबको। मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। देखें, जब इंसान एमएनए बन जाता है ना, हम लोग आपको पता है बनते रहे हैं बिल्कुल। और जब हमारे पास कोई मिलने के लिए आता है तो हमें पता होता है इस शख्स ने वोट नहीं दिया, हम उसे गले लगाते हैं। लेकिन आप जिद्दी बच्चों का हम क्या कर सकते हैं? अगर 74 साल की उम्र भी बंदा जिद्दी हो, देखें ना 2003 का हनीफ अब्बासी, आज आपने थोड़ी सी उसमें मैच्योरिटी देखी, बिल्कुल देखी। वो 2008 में थोड़ा सा डिफरेंट था, 2013 में डिफरेंट था, 2018 में कैद के बाद डिफरेंट है। बंदा कब्र तक सीखता है और अगर सीखना चाहे सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करता है शाम को, यार मैंने 200 बंदों को डील किया, बड़ा अच्छा किया, लेकिन 3 बंदों के साथ तेरा एटीट्यूड जो था वो अच्छा नहीं था, अगर उनको भी तुम इसी तरह डील कर लेते तो क्या तेरा जाता। ये बातें वहां होती हैं जहां कोई अक्ल रखता हो, और अक्ल रखने वाले लोग इस पाकिस्तान में ज्यादा तादाद में मौजूद हैं। बदकिस्मती से जब हम इक़्तिदार जबरदस्ती किसी को देते हैं, हम ना जबरदस्ती इक़्तिदार लेने आए हैं ना हम लेंगे, हम इक़्तिदार लेंगे बड़े वाज़ेह तरीक़ाकार से। मैं आपको बताने लगा हूँ कि हम जब वोट डलेगा बैलेट बॉक्स के अंदर, वहां से वोट शेर का है तो शेर का निकले, तीर का है तो तीर का निकले, किसी और जमात का है तो उस जमात का निकले। हम इस बुनियाद के ऊपर ये कह रहे हैं कि हम जब मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आ गए, लोगों के अंदर एक उम्मीद की किरण पैदा हो गई। बलोचिस्तान के अंदर हम सिर्फ अकेले हुकूमत बनाने जा रहे हैं, ये वहां के जो हकायक है उसकी बुनियाद पर मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह पंजाब के अंदर हम अकेले हुकूमत बनाने जा रहे हैं, केपी के अंदर हमारी इत्तेहादी हुकूमत बनेगी, और सिंध के अंदर हम टक्कर का इंशाअल्लाह ताला मुकाबला करेंगे पीपल्स पार्टी के साथ, और वहां भी इत्तेहाद हमारा मजबूत इत्तेहाद बनने जा रहा है। एमक्यूएम के साथ साथ कन्वेंशन मुस्लिम लीग है, जीडीए है, और भी जो पार्टी वहां की वफाक का बताएं हनीफ अब्बासी साहब, वफाक में क्या सिनेरियो होगा? जरूरत पड़ेगी कुछ लोगों की, बैसाखियों की, जब आप पंजाब जीत जाएंगे, ठीक है, नहीं अगर तो बैसाखियों से लेना है ना, और मैं आपके पैगाम अपने टेलीविजन के जरिए, और आपका बड़ा अच्छा प्रोग्राम सारी दुनिया देख रही होती है माशाल्लाह, मैं ये कहता हूँ कि मैं दुनिया को भी बताना चाहूँ, खासतौर पे पाकिस्तानी कौम को, कि अगर चूं चूं का मुरब्बा ही बनाना है तो फिर चूं चूं के मुरब्बे में फैसले जो है ना, वो एक पार्टी जो है अपना विजन इंप्लीमेंट नहीं कर सकती। और ये इसलिए ज़रूरी है, मियां नवाज शरीफ जब पंजाब से जीतेंगे या बलूचिस्तान से जीतेंगे और इत्तेहादी हुकूमत होगी केपीके के अंदर, तो आप अंदाज़ा लगा लेना, तो अक्सरियत तो आ गई फिर मियां नवाज शरीफ साहब के पास। जब अक्सरियत आएगी तो वो अपना विजन जो है वो उसको इम्प्लीमेंट आसानी के साथ कर सकेंगे, और उनके पास तजर्बा भी है, 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म भी रहे हैं, और मुझे उम्मीद है अल्लाह के यहाँ कि इस दफ़ा जब वो वज़ीर आज़म बनेंगे तो 5 साल पूरे करेंगे, वही पाकिस्तान की तरक्की का दौर होगा, और उसको किसी सूरत नहीं खोना चाहिए, कोई नया तजर्बा नहीं करना चाहिए, किसी सूरत इक़्तिदार को उस शख्स के हाथ से जाने नहीं देना चाहिए जिसका बैलेट पेपर जो है बैलेट बॉक्स से अक्सरियत में निकला है। चले ठीक है, ये फैसला तो हो गया, और जाहिर सी बात है अवाम जिसके लिए वोट डालेगी, हमारी भी ख्वाहिश यही है, हम भी यही चाहते हैं। हमने भी बड़े एक्सपेरिमेंट्स देख लिए, बड़ी बातें सुन ली, लोगों की ख्वाहिशात भी देख ली, लेकिन कहा कुछ जाता है, होता कुछ है, निकलता कुछ है। ये चूचू के मुरब्बे से पाकिस्तान नहीं चल सकता। देखिए, जीना मरना अगर इधर है तो सही फैसले और सही वक्त पर सही फैसले के साथ खड़े होने की जरूरत है। अब सिर्फ मेरा बुनियादी तौर पर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि गोइंग फॉरवर्ड लेट्स अज्यूम कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को इस पोजीशन में आ जाती है, पीएमएलएन इस पोजीशन में आ जाती है कि आप हुकूमत बना लेते हैं, तो 2 चीजों के हवाले से देखिए, एक तो जाहिर सी बात है बहुत मुश्किलात हैं, मईशत है, तबाही है, दहशतगर्दी है, बहुत सारे इशूज हैं। हनीफ आप खुद अच्छी तरह जानते हैं, उसमें नहीं जाऊंगी बिकॉज लास्ट कमेंट आपसे इस सेगमेंट में लेना चाहती हूं। जी बिल्कुल। क्या हम किसी किस्म की महाजराई और दुश्मनी में भी जाएंगे, या वो बाप भी बंद कर दिया जाएगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल जी कि हम अगर तो हमने दुश्मनी, मैं आपको अपनी एक छोटी सी मिसाल देकर तो फिर आगे इसको वाइंड अप कर देता हूँ। देखिए, मैं शेख रशीद से जब भी इलेक्शन जीतता था ना, मैं पीछे मुड़ के उसको देखता ही नहीं था, कभी नहीं मैंने उसको देखा। 2003 में मैं उससे जीता, मैंने पीछे मुड़ के उसको देखा ही नहीं। वो जो कुछ मेरे साथ करता रहा, मैं उसको दोबारा बार बार यहाँ बयान नहीं करता। फिर 2008 में मैं उससे जीता, मैंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं।
2013 में मैं 9000 वोटों से हार गया इमरान खान से, मैंने उसको पीछे देखा नहीं, गवर्नमेंट मेरी आ गई, फेडरल में भी और सूबे में मैं सर फेंक के काम करना शुरू कर दिया, हॉस्पिटल्स बनाए, मेट्रो बनाई, बड़े सारे काम करने शुरू कर दिए। यही सूरत हाल जब हम जीतेंगे तो हमने सर फेंक के इस पाकिस्तान को भंवर से निकालना है। मेरी लीडरशिप ने अगर बदले की आग में जलना है, या जलेंगे या वो इस सूरत हाल से गुजरेंगे तो पाकिस्तान नहीं बन सकेगा। मैं अभी अपना फैसला दे देता हूं, मैं किसी से पूछ के बात नहीं कर सकता, मैं अपना फैसला दे देता हूं कि हमें सर फेंक के इस कौम को इस भंवर से निकालना है, इस महंगाई के तूफान से निकालना है, इस बेरोजगारी के तूफान से निकालना है, दुनिया को अपने पीछे खड़ा करना है। देखें सीपैक क्या था, मैं एक मिसाल, ये $62 बिलियन जो मैं कह रहा था, ये आपके 12 इंडस्ट्रियल जोन बनने थे इस पाकिस्तान के अंदर। ठीक, उस जब आपने उनकी कंपनियों के ऊपर सवालिया निशान चाइनीज कंपनियों के ऊपर लगाना शुरू कर दिए, नैब में रेफर करना शुरू कर दिया, बस फिर चाइना का इंटरेस्ट सिर्फ एक रोड तक रह गया, ग्वादर से चाइना, बस। उसके अलावा चाइना ने सारी इन्वेस्टमेंट उठाई, जाके $400 अरब की उन्होंने ईरान में उस इन्वेस्टमेंट को कर दिया। बात यह है कि ये एडवेंचरिज्म की सूरत जब भी आएगी तो मुल्क को नुकसान पहुंचेगा। और जब हम वजीर आज़म बनेंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, बार बार मैं हत्तवातर के साथ एक बात कह रहा हूं कि मियां नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर की जो तकरीर थी, वो बड़े बंदे की बड़ी तकरीर थी, एक स्टेट्समैन की तकरीर थी, और उस तकरीर को हम इंशाल्लाह ताला अपना बयानिया और अपना मंशूर बनाएंगे। बहुत बहुत और उसी बुनियाद के ऊपर तजर्बा। हनीफ अब्बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।